आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 9। चैप्टर 9 का हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन जिसको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं। आपको पता है कि सबसे महत्वपूर्ण स्थान परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का होता है, और प्रश्न के साथ साथ लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सही तरीके से लिखा कैसे जाए। देखिए, ये वो क्वेश्चन लगभग 20 नंबर का रहता है, तो 20 नंबर कोई आपको ऐसे तो दे नहीं देगा, फालतू में कुछ भी लिख दीजिए, कैसे भी करके लिख दीजिए, दे नहीं देगा। उसमें चार्ट बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा, या मैप बनाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। ये नहीं कुछ भी लिख देने से 20 नंबर नहीं मिल जाएगा। वैसे 20 नंबर का है तो अधिकतम से अधिकतम 15, 16 या 18 एकदम अच्छा लिखिएगा, चार्ट डायग्राम बनाकर लिखिएगा तो 18 नंबर मिल जाता है 20 नंबर में। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि 20 नंबर में 18 नंबर लाए कैसे। और लाने से मतलब ये नहीं कि आपको आंसर सिर्फ याद होना चाहिए, लाने से मतलब ये है कि आप उसको सजा कर कैसे लिखे, किसी भी चीज को सजाए कैसे। देखिए, कोई भी सामान होता है तो सामान कितना भी अच्छा हो, अगर कवर अच्छा से ना लगाया जाए, उसको सजाया ना जाए, तो वो सामान बिकेगा नहीं और महंगा नहीं बिकेगा। वही देखिए, समझिए एक बात, एक ही कपड़ा, मान लीजिए ये कपड़ा है, एक ही कपड़ा ये मॉल में रहता है और एक कपड़ा दुकान में रहता है, ऐसा नॉर्मल से दुकान में। लेकिन मॉल वाला ज्यादा पैसा हो जाता है। कैसे ज्यादा पैसा हो जाता है? क्योंकि उसमें मॉल वाला यही कपड़ा मॉल में रहेगा तो ज्यादा पैसा का हो जाएगा, यही अगर दुकान में रहेगा तो कम पैसा का रहेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि देखिए, अब इसमें क्या होता है, इसमें बात क्या होता है कि मॉल में जो कपड़े रहते हैं उसको लाइट में रखा जाता है, इतना अच्छा लाइट लगाया रहता है, मॉल में इतना अच्छा व्यवस्था रहता है, जिसके कारण इस कपड़े का प्राइस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक वैसे इसमें अगर सजा के वही बात लिखेंगे, बात वही रहेगा, कपड़ा तो वही रहता है, बस उसमें थोड़ा सजाया रहता है। मॉल में क्या रहता है, कपड़ा थोड़ा सजाया मतलब लाइट बढ़िया रहता है, सब चीज व्यवस्था ठीक ठाक रहता है, इसलिए उसमें पैसा ज्यादा लग जाता है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर हमको सजा कर कैसे लिखना है इस क्वेश्चन को पूरा अच्छा से बताएंगे कैसे सजा कर लिखना। अगर इससे पहले वाला भाग का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का वहां से देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन का हम लोग बात करते हैं। आज का क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी के पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों का वर्णन करें, या ऐसे भी आ जाएगा कि पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों का पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों को प्रस्तुत करे, या कैसे हुआ उसका विवेचना करें भी आ जाता है, प्रस्तुत करे भी आ जाता है, और उसकी विवरण प्रस्तुत करें ऐसे भी विवरण भी प्रस्तुत करने के लिए भी आ जाता है। तो चलिए अब इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे इसको शुरुआत करते हैं। ये स्रोत के बारे में पूछा गया है कि इसमें मुख्य रूप से स्रोत कौन कौन है। चलिए, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखते हैं, इतना में इससे बड़ा भी इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं। मौर्य वंश की जानकारी का विभिन्न स्रोत है, इसमें पुरातात्विक स्रोत के साथ साथ साहित्यिक स्रोतों को भी प्रमाणिक माना गया है। हम जैसे जैसे बोलेंगे आपको वैसे वैसे आपके नोट्स में क्या करना है, लिखना है, वैसे वैसे सब नोट्स में लिखते जाइए। पहले ये प्रश्न लिख लीजिए, ये जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है ये प्रश्न पहले लिखिए अपनी कॉपी में, और उसके बाद आंसर लिखना शुरू करते हैं। इसका आंसर लिखना आप लोग कॉपी में शुरू करेंगे। अब वो क्वेश्चन लिख लिए, उसके नीचे सब आंसर जो हम बोलेंगे, जैसे जैसे बोलेंगे सबको आंसर आपकी कॉपी में क्या करना है, लिखना है। तो सबसे पहले आंसर लिखने की शुरुआत करेंगे। मौर्य वंश की जानकारी का विभिन्न स्रोत है, इसमें पुरातात्विक स्रोत के साथ साथ साहित्यिक स्रोतों को भी प्रमाणिक माना गया है। अब इसमें साहित्यिक स्रोतों के साथ साथ पुरातात्विक स्रोतों को भी प्रमाणिक माना गया, इतना लिख लिया अपने कॉपी में। उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। मौर्य वंश के विभिन्न राजाओं, साहित्यिक यहाँ पर लिखेंगे, साहित्यिक स्रोत से यहाँ पर अब लिखना शुरू करेंगे। यहाँ से साहित्यिक स्रोत से मौर्य वंश तथा उनके विभिन्न राजाओं के वंशावली और कार्यों का वर्णन साहित्यिक स्रोत में मिलता है। तथा पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो मुख्य रूप से सम्राट अशोक के अभिलेख को प्रमाणिक माना गया है, और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा लिखवाया गया सोहरगौर अभिलेख को भी प्रमाणिक माना गया है। और कुछ सिक्के और कुछ भवन भी मौर्य काल के प्राप्त होते हैं, जिससे मौर्य काल के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। मौर्य काल के बारे में विस्तृत जानकारी का स्रोत हमें 2 रूपों में मिलता है, 2 रूपों में मिलता है। ये सब लिखते जाना है, यहाँ से ये सब लिखते जाना, इधर आपको पैराग्राफ में लिखते जाना है। 2 स्रोत मिलते हैं, जिसमें से पुरातात्विक स्रोत और जो पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत है, हो गया। और उसके बाद आप क्या करेंगे, ये वाला बनाएंगे। जिस तरह से इस डायग्राम को इसको बनाया गया, इस डायग्राम को आप खुद बनाइए। कैसे, विभिन्न स्रोत लिखिए, अपने कॉपी में लिखिए विभिन्न स्रोत, उसके नीचे साहित्यिक स्रोत, विदेशी स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। वीडियो को रोक कर यहीं पर, और उसके बाद ये पहले बना लीजिए। वीडियो को रोक, ये मत सोचिए कि स्क्रीनशॉट ऐसे खींच कर बाद में लिख लेंगे, नहीं, बाद वाला काम नहीं,
अभी करना है, जो करना है अभी करना है, कल करो सो आज करो, आज करो सो अभी, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हाँ अभी करना है। ऐसा मत सोच लीजिएगा कि जल्दी जल्दी करवा रहा है, नहीं जल्दी नहीं, अभी इसको कीजिए, अभी इसको लिखिए, वीडियो रोक कर और यहीं पर लिखिए, और उसके बाद अब देखिए, अब लिख लिए ये पूरा। अब लिखने के बाद यहाँ पर देखिए साहित्यिक स्रोत, अब याद कैसे करेंगे। साहित्य, साहित्य का मतलब ग्रंथ होता है, साहित्यिक स्रोत, विदेशी स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। अगर दो गो स्रोत भी आप लिख देंगे ना, पुरातात्विक और साहित्यिक हम सिर्फ लिखे हैं, विदेशी स्रोत ना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख दिया जाता है। चलिए साहित्यिक स्रोत में अब और शास्त्र, पुराण, मुद्रा राक्षस, बौद्ध ग्रंथ एवं जैन ग्रंथ। अब सबसे पहली बात यहाँ पर साहित्यिक स्रोतों के बारे में पूरा विवरण अब स्पष्ट करेंगे, क्योंकि इतना में तो आंसर होगा नहीं। 20 नंबर कोई ऐसा नहीं है कि हमको इतना पर ही 20 नंबर दे देगा। साहित्यिक स्रोत लिखकर अंडरलाइन डैश। अब यहाँ से अब लिखना शुरू करेंगे, अंडरलाइन डैश कर देंगे, अंडरलाइन डैश करके अब यहाँ से आप लिखना, हम जो जो बोलेंगे यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। जब आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते होंगे, जब आप 10th में होंगे, 9th में होंगे, आप 8th क्लास में होंगे, तो आपको बुलवा कर लिखवाया जाता होगा, या स्कूल में भी आपको आंसर बुलवा कर लिखवाया जाता होगा ना, वैसे ही हम अभी आंसर आपको बोलकर लिखवाएंगे। और देखिए ये आंसर हमने खुद से बनाया है, ये सारा आंसर खुद से बनाया है प्रीवियस क्वेश्चन देखने के बाद, और इसका आंसर पूरा डिटेल में कैसे होगा, और डिटेल में 20 नंबर मिलेगा कैसे। 20 नंबर तो नहीं मिलता, लेकिन 18 नंबर कंफर्म मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, क्या होगा, उस पर पूरा विवरण पूरा पढ़ने के बाद, समझने के बाद ये आंसर हम बनाए हैं। तो चलिए हम जो जो बोलेंगे यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। मौर्य साम्राज्य का विवरण साहित्यिक स्रोतों में विस्तार से मिलता है, जिसमें साहित्यिक स्रोतों में विस्तार से मिलता है। दो बार बोल रहे हैं, ध्यान से लिखिएगा। मौर्य साम्राज्य का विवरण साहित्यिक स्रोतों में विस्तार से मिलता है, जिसमें, उसके बाद क्या लिखेंगे, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और उनके वंशावली के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और उनकी वंशावली के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। इसमें कई साहित्य महत्वपूर्ण है, जिसमें चाणक्य का अर्थशास्त्र, पुराण, मुद्रा राक्षस, चंद्रगुप्त मौर्य का अर्थशास्त्र और पुराण, मुद्रा राक्षस और बौद्ध और जैन ग्रंथ भी महत्वपूर्ण है। बौद्ध और जैन ग्रंथ भी महत्वपूर्ण है। इतना लिख लिए। अब सबसे पहले यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। अब पूरा लिख लिए, यहाँ से ऐसे लिख रहे होंगे, पूरा लिख लिए होंगे। उसके बाद 1 नंबर यहाँ पर डालेंगे, 1 नंबर रोमन में लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे अर्थशास्त्र लिखकर अंडरलाइन डैश। अब इसमें बोलेंगे जो आपको लिखना शुरू करना है, ठीक है। अब इसमें लिखना है अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य द्वारा रचना किया गया था। अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य द्वारा रचना किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि मौर्य प्रशासन राज्य व्यवस्था को कैसे चलाया जाए। इसमें पूरा विस्तार से वर्णन है। ये किताब मुख्य रूप से राजनीति पर आधारित है। ये किताब मुख्य रूप से किस पर आधारित है? राजनीति। इसमें लिखना है कि राजनीति पर आधारित है। इसमें ये वर्णन है कि राजा को किस तरह, एक कुशल राजा को किस तरह होना चाहिए, एक कुशल राजकुमार एक अच्छा राजा कैसे बन सकता है, उसको कैसी शिक्षा देनी चाहिए, कर प्रणाली कैसी होनी चाहिए, सैनिकों को भर्ती कैसे होनी चाहिए, प्रशासनिक व्यवस्था, एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था कैसा होना चाहिए, राजा की सुरक्षा कैसे होनी चाहिए, एक विस्तृत मंत्री परिषद कैसा होना चाहिए। ये सब कुछ वर्णन अर्थशास्त्र में है, जिसके कारण अर्थशास्त्र से उस समय के, यानी कि मौर्य काल के, ये जो बोले सबको लिखना, यानी कि मौर्य काल के प्रशासनिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन के बारे में हमें विस्तृत जानकारी मिलती है। और राजा के सप्तांग सिद्धांत भी मिलते हैं, और इसमें राजा के सप्तांग सिद्धांत के बारे में भी वर्णन है। कितना लिख लिए? ये हो गया कंप्लीट। समझिए, राजा के सप्तांग सिद्धांत बोले हैं ना, बताए हैं, तो राजा के सप्तांग सिद्धांत लिखकर, राजा का सप्तांग सिद्धांत लिखकर
सिद्धांत, तो सिद्धांत लिखकर, और 1-2 नंबर में एक राजा, अमात्य, जनपद, ये सब पूरा सातों क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। सातों है, सातों क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि इसमें विस्तार से हम पढ़ाए हैं। चलिए, अर्थशास्त्र के बाद दूसरा नंबर बात करते हैं, 2 नंबर डालिएगा, और 2 नंबर में क्या है, पुराण। पुराण, पुराण लिखकर अंडरलाइन डैश। पुराणों से मौर्य वंश के राजाओं की वंशावली प्राप्त होती है, जिसमें मौर्य वंश के राजाओं के बारे में विस्तृत चर्चा मिलता है। ये पुराण, यह एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें मौर्य वंश के बारे में भी जानकारी हमें मिलती है। बस सिंपल हो गया पुराण के बारे में। पुराण के बाद बात करते हैं मुद्रा राक्षस। यह विशाखा दत्त द्वारा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यह विशाखा दत्त द्वारा रचित ग्रंथ है जिसमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी हमें मिलती है। यह एक हमारे लिए उपयोगी, मौर्य वंश की जानकारी के लिए हमारे लिए उपयोगी स्रोत है। किसमें लिखेंगे, मुद्रा राक्षस। उसके बाद बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ लिखकर अंडरलाइन क्या करेंगे, डैश। बौद्ध ग्रंथ लिखकर अंडरलाइन डैश। अब यहाँ पर बौद्ध ग्रंथ, सबसे पहले 3 नंबर हुआ ना, 4 नंबर यहीं पर लिख देते हैं, 4 नंबर बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ इसमें लिखेंगे। बौद्ध ग्रंथों से भी, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसमें अंडरलाइन डैश करके, बौद्ध ग्रंथों से भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है और उनके प्रशासनिक इकाई, उस समय के लोगों के राजनीतिक, सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन की भी जानकारी मिलती है। इसमें प्रमुख ग्रंथ है दीपवंश, महावंश। इसमें प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से है, दीपवंश और महावंश से हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। और बात करें तो बौद्ध ग्रंथ में दिव्यदान से भी हमें जानकारी मिलती है। दिव्यदान से भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इतना लिख लिया ना बौद्ध ग्रंथ के बारे में। अब लिखेंगे जैन ग्रंथ। क्या लिखेंगे, जैन। बौद्ध ग्रंथ की तरह जैन ग्रंथ से भी मौर्य प्रशासन के बारे में एक विस्तृत जानकारी मिलती है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को ही अपना लिया था और अपने प्राण संलेखना विधि द्वारा त्याग दिए थे। अपना प्राण संलेखना विधि द्वारा त्याग दिए थे। और उसके बाद, 1 मिनट, इसमें लिखे संलेखना विधि द्वारा त्याग दिए थे। और उसके बाद इस संलेखना विधि द्वारा त्याग दिए थे। उसके बाद क्या लिखना है, लिखना यह है कि इसलिए जैन ग्रंथों से भी मौर्य प्रशासन के बारे में और मौर्य वंश के राजाओं के बारे में एक विस्तृत जानकारी मिलती है, जिसमें प्रमुख ग्रंथ है हेमचंद्र द्वारा रचित परिशिष्ट पवन। कौन है, परिशिष्ट पवन। परिशिष्ट हेमचंद्र द्वारा रचित, ध्यान रखिएगा, परिशिष्ट पवन, परिशिष्ट पवन। और भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र प्रमुख है। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र प्रमुख है। इतना लिख लिए। अब उसके बाद ये हो गया खत्म साहित्यिक स्रोत। अब हम लोग बात करेंगे मेगास्थनीज। देखिए, ये विदेशी स्रोत के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि मेगास्थनीज के बारे में ठीक ठाक जानकारी, मेगास्थनीज वाला स्ट्रॉबो और कॉर्टिस के बारे में बात नहीं करेंगे। इनके बारे में ज्यादा जानकारी ये सब नहीं देते हैं, इसलिए इनके बारे में नहीं, मेगास्थनीज के बारे में। यहाँ पर क्या लिखेंगे, विदेशी स्रोत। यहाँ पर लिखेंगे मौर्य वंश के बारे में विदेशी स्रोतों से भी जानकारी हमें मिलती है। यहाँ से क्या लिखेंगे, मौर्य वंश के बारे में विदेशी स्रोतों से भी जानकारी मिलती है, क्योंकि मौर्य वंश के समय कई राजदूत दूसरे देशों से आए थे, जैसे जिसमें प्रमुख है मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटस के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा गया था राजदूत बनाकर, जिसके कारण मेगास्थनीज जब मौर्य दरबार में था तो उसने एक पुस्तक की रचना किया था जिसका नाम है इंडिका। इंडिका में पूरे विस्तार से मौर्य प्रशासन, मौर्य वंश के राजा और मौर्य वंश का साम्राज्य विस्तार सब कुछ का वर्णन किया। मौर्य वंश के साम्राज्य विस्तार सब कुछ का वर्णन किया विदेशी स्रोत में। और मेगास्थनीज के बारे में यहाँ पर क्या, अभी यहीं पर लिख दिया, ज्यादा कुछ नहीं। पूरा तात्विक स्रोत लिखकर अंडरलाइन डैश करेंगे, स्रोत।
कोई भी स्रोत पुरातात्विक स्रोतों के बिना ज्यादा प्रामाणिक नहीं माना जाता। जब पुरातात्विक स्रोत भी उसमें सम्मिलित हो जाते हैं तो उसको प्रामाणिक माना जाने लगता है। इसमें सब लिखेंगे ही, प्रामाणिक माने जाना लगता है। और मौर्य वंश के समय भी कई पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, जिसमें प्रमुख है चंद्रगुप्त मौर्य का सहगौर अभिलेख और सम्राट अशोक के स्तंभ लेख, गुहा लेख और स्तंभ लेख, गुहा लेख और शिलालेख सबसे प्रमुख है। इससे मौर्य वंश के बारे में एक विस्तृत जानकारी हमें मिलती है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये अशोक का, सबसे पहले लिखेंगे अशोक का अभिलेख, अशोक का अभिलेख। अब यहाँ पर लिखेंगे अशोक द्वारा कई प्रकार का अभिलेख लिखवाए जाते थे, जिसमें प्रमुख था शिलालेख, गुहा लेख और स्तंभ लेख। शिलालेख, अब ये इसमें वर्णन आप कर सकते हैं, यहाँ पर डाल सकते हैं शिलालेख। क्या डाल सकते हैं? शिलालेख। ये उस प्रकार का, इसमें आप लिखना शुरू कर सकते हैं, ये उस प्रकार का लेख था जब एक पत्थर की चौड़ी पट्टी पर लेख लिखवाया जाता था, उस पर खुदवाया जाता था, तो ये शिलालेख कहलाते थे। दूसरा क्या लिखेंगे उसके बाद? गुहा लेख। जब गुफाओं में राजाओं द्वारा अपना संदेश लिखवाया जाता था, उसको गुहा लेख कहते थे, उसको गुहा लेख कहते। इसका प्रमुख उदाहरण बराबर की गुफाएं हैं, जहां पर 4 प्रकार के गुफाओं का निर्माण किया गया और सम्राट अशोक द्वारा ब्राह्मणी लिपि में वहां पर अपने संदेश लिखवाए गए हैं। अब 4 गुफाओं का नाम लिख सकते हैं। 4 गुफाओं का कौन कौन नाम बोले थे? कर्ण चौपर, विश्व झोपड़ी, सुदामा गुफा और उसके बाद लोमस ऋषि। ये 4 गुफाओं का नाम हमने बताया था। 4 गुफाओं का नाम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? 4 गुफा करके यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद शिलालेख, गुहा लेख और स्तंभ लेख। सम्राट अशोक के स्तंभ लेख भी मिलते हैं, जिससे कई प्रकार के मौर्य वंश के बारे में जानकारी हमें मिलती है। अब यहाँ से स्तंभ लेख लिख लिया। अब यहाँ से उसको एक पैराग्राफ छोड़कर और नीचे से लिखना आप शुरू करेंगे। सम्राट अशोक के अभिलेखों से पूरे सम्राट अशोक के साम्राज्य विस्तार के बारे में, उसकी जनता के प्रति उसका व्यवहार के बारे में और उस समय के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। 14 बृहद शिलालेख मिले हैं, सम्राट अशोक के 14 बृहद शिलालेख मिले हैं और 7 लघु शिलालेख मिले। आप चाहे तो 14 के बारे में वर्णन कर सकते हैं। इसमें ये लिखना नहीं है, ये बात बता रहे हैं। 14 के बारे में क्या कर सकते हैं? विस्तृत वर्णन कर सकते हैं। उसके बाद जूनागढ़ अभिलेख क्या लिखेंगे? जूनागढ़ अभिलेख और सोहगौर अभिलेख के बारे में लिख कर भी यहाँ पर सोहगौर अभिलेख के बारे में, सोहगौर अभिलेख, इसके बारे में वर्णन कर सकते हैं। जूनागढ़ अभिलेख जूनागढ़ के राजा रुद्रदामन द्वारा लिखवाया गया था। उसमें सुदर्शन झील का पुनः निर्माण का वर्णन किया गया था। उसमें ये लिखवाया गया था कि ये झील मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्माण करवाया गया, जिसका मैं रुद्रदामन पुनः निर्माण करवा रहा हूं। इससे ये पता चलता था कि मौर्य वंश का प्रशासन गुजरात तक फैला हुआ था। बस इसमें गुजरात तक फैला हुआ था। उसके बाद मुद्रा के बारे में यहाँ पर मुद्रा लिखकर अंडरलाइन डैश करेंगे। मुद्रा, यहाँ पर मुद्रा लिखकर, अब मुद्रा में क्या करेंगे? यहाँ पर मुद्रा लिखकर अंडरलाइन डैश, मुद्रा में लिखेंगे। मौर्य प्रशासन के समय सबसे ज्यादा प्रचलित मुद्रा आहत सिक्का था। आहत सिक्का कई तरह के सिक्के, आहत सिक्का में भी कई तरह के सिक्के बनाए जाते थे। आहत सिक्के में भी कई तरह के सिक्के बनाए जाते, जिससे उस समय के राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। सोहगौर अभिलेख लिखकर अंडरलाइन डैश नीचे करेंगे और लिखेंगे। इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अकाल पीड़ितों के मदद के बारे में वर्णन किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अकाल पीड़ितों की मदद किया और लोगों से यह आग्रह किया कि आप भी अकाल पीड़ितों की मदद करें। बस इतना ही। और उसके बाद नीचे निष्कर्ष लिखेंगे। मौर्य प्रशासन के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हमें
साहित्यिक स्रोतों के साथ साथ पुरातात्विक स्रोतों को भी सहायता लेना पड़ता है और साथ में विदेशी स्रोत की भी सहायता लेनी पड़ती है, जिससे हम लोगों को मौर्य प्रशासन के बारे में एक विस्तृत जानकारी हो पाती है, जिससे हमें मौर्य प्रशासन के बारे में एक विस्तृत जानकारी हो पाती है। बस इतना लिख दिए, काम खत्म। बस इसको आपको नोट्स पर लिख लीजिएगा, हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया होगा।